गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और चलिए आज कल हम लोग किए थे भूगोल विषय का कक्षा 10वीं का भूगोल विषय का चैप्टर 1 का एमसीक्यू किए थे कल हम लोग। और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी यानी कि चैप्टर 2 के बारे में। इनका जो एमसीक्यू है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग पीछे देख पा रहे हैं थंबनेल में कि हम लोग कौन सा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वन एवं वन्यजीव संसाधन, है ना। तो इसका जो एमसीक्यू जो है इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रखते हैं येलो। ठीक है, चलिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? भारत में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? ठीक है, इसके बारे में समझिए थोड़ा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है यानी कि जैव विविधता का मतलब होता है हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार की जीव जंतु वनस्पतियाँ, ठीक है, वगैरह वगैरह पाया जाता है। कीड़ा मकोड़ा ये विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया? मतलब किसी भी स्थल में या पृथ्वी में मनुष्य हो या जानवर हो या तो किसी भी प्रकार की उनका जो रूप जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उनका जो रहने का जगह स्थान होता है वो अलग अलग होता है। मतलब विभिन्न प्रकार की वैरायटी। क्या बच्चों? विभिन्न प्रकार की वैरायटी। जैसे कि आप लोग सब्जी खाते हैं ना, सब्जी में आप लोग जब हम लोग सब्जी में मिक्स वेज बनाते हैं सब्जी, तो उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? विविधता हो गया। अलग अलग सब्जियों को हम एक जगह इकट्ठा करके बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब हम लोग सलाद बनाते हैं, ठीक है, तो सलाद में क्या क्या रहता है? मूली रहता है, खीरा रहता है, टमाटर रहता है, गाजर रहता है, बीट रहता है। तो ये विभिन्न प्रकार की हम लोग सब्जियों का इस्तेमाल किए हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ हम आप लोगों को बताएं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की संख्या या तो जीव जंतु जो रहते हैं उनकी जो वैरायटी है यानी कि अलग अलग है। जैसे कि हाथी है, भेड़ है, शेर है, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं। ये सब सभी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं। ठीक है, और ये क्या है? विविधता है, मतलब कि इनमें विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुएं पाई जाती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का? ठीक है, मोटा हो गया है पेन तो इसको हम लोग थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन, मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन 1 में दिया है केवल वन यानी कि ओनली फॉरेस्ट। ऑप्शन बी में दिया है जीवों की विविधता मतलब कि वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद है आपका सी में केवल पशु यानी कि ओनली एनिमल्स। उसके बाद आपका डी में है केवल पौधे ओनली प्लांट्स। तो इनमें से क्या होगा बच्चों? चलिए आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइए क्या होगा इसका आंसर। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? भारत में जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जीवों की विविधता यानी कि जीव जो होता है, जीवों में विविधता पाया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आपका है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर, अरे कलर कैसे चेंज हो गया, अच्छा आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है IUCN का पूरा नाम क्या है, मतलब कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, मतलब कि IUCN का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा IUCN का फुल फॉर्म? ऑप्शन ए में दिया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। उसका सेकेंड में दिया है आपका इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। थर्ड में दिया है आपका इंटरनेशनल अर्बन काउंसिल ऑफ नेचर, ठीक है। उसका फोर में दिया है आपका इंडियन यूनिवर्सल कंजर्वेशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, मतलब कि पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट से बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों का क्या कह रहा है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कह रहा है भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र, इधर आते हैं, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बायोजोग्राफिकल रीजन्स हैं। क्या पूछ रहा है? क्षेत्र पूछ रहा है, कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र स्थित है, कहाँ? भारत में, इंडिया में, है ना। यानी कि हाउ मेनी बायोजोग्राफिकल रीजन आर देयर इन इंडिया, यानी कि जैव भौगोलिक क्षेत्र कितना है इंडिया में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला में देखो क्या ऑप्शन दिया है, पहला में दिया है 8, सेकेंड में दिया है 10, ठीक है, थर्ड में दिया है 12, उसके बाद फोर्थ में दिया है 16। तो इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 10 NCERT बुक से लिया गया है और ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या तो फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी एग्ज़ामों में आने वाली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यानी कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो कितने हैं भारत में? 10 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है, क्या हो गया जी, अच्छा थोड़ा सा ही नीचे हो गया था, इसको ऊपर करते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजातियों से, ठीक है, या तो फिर नदियों से, या तो फिर पर्यटन से, या फिर खनिज से, किन से है? चलिए बताइए थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, तो इसलिए खांसी उसे आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ठीक है। यानी कि रेड डाटा का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग गणना करते हैं, जनगणना करते हैं, ठीक है, तो हम जनगणना कहाँ कर रहे हैं? जंगलों में, जीव जंतुओं का जनगणना कर रहे हैं। तो कौन सी प्रजाति जो है वो रेड डाटा के लिस्ट में आते हैं, ठीक है, मतलब कि खतरे के निशाने पर है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। यानी कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों से, या तो फिर नदियों से संबंधित है, या फिर पर्वत से संबंधित है, या फिर खनिज से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों से, क्योंकि हम किसी प्रजाति के बारे में जनगणना कर रहे हैं ना, और वो प्रजाति क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, मतलब कि खतरे के निशाने में है, यानी कि खतरा का जो सिग्नल होता है वो रेड होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियाँ। ठीक है, देखिए आपका यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए बताइए। पहला में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है बच्चों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर है आपका रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद आपका है गिर नेशनल पार्क। तो इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए बताइए। और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। आप लोगों को हिंट दे दिए। ठीक है, क्या दे दिए? हिंट दे दिए। तो आप लोग चलिए बताइए, जल्दी बताइए। सबसे ऊंचाई पर स्थित है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना? क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? क्या पूछ रहा है बच्चों? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, है ना? चलिए बताइए। पहला में दिया है, यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्चेड इन, मतलब कि कब लॉन्च हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1973 में, 1980 में, ठीक है, फिर 1992 में, या तो फिर 2000 में। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए चलिए बताइए बताइए। पहला ऑप्शन में दिया है 1973, उसके बाद है 1980, उसके बाद है 1992, उसके बाद है 2000, यानी कि क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग अगर एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे अच्छा से, तो ये हेडलाइन में दिया हुआ है, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो पैराग्राफ है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब लॉन्च किया गया था? 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? क्या पूछ रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडीजेनरेट, मतलब कि संकटग्रस्त। ठीक है, स्पेसिफिक, मतलब कि निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? चलिए बताइए कौन सा प्रजाति हो जाएगा जो संकटग्रस्त में स्थित है, मतलब कि वो ख़त्म होने के कगार पर है, यानी कि वो उसका धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जीव आ जाएगा? पहला में दिया है आप लोग का टाइगर, फिर दिया है एलिफेंट, उसके बाद है अपना का ब्लैक बुल, उसके बाद है ऑस्ट्रिच। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा टाइगर। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि निम्न में से कौन सा संकटग्रस्त प्रजाति है? तो संकटग्रस्त प्रजाति है टाइगर। ठीक है, टाइगर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? क्या पूछ रहा है? वन्य जीव 8 नंबर में पूछ रहा है,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एंडिंग इन कब लागू किया गया? क्या 1992 में, 1952 में, या तो फिर 1972 में, या तो फिर 1928 में, या तो फिर 1992 में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? पूछ रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है, पहला है 1952, दूसरा है 1972, तीसरा है 1982, चौथा है 1992, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है 1952, 1972, 1982 या फिर 1992 में। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में मोटी मोटी अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? यानी कि जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? हमें क्यों मतलब इनका क्या उद्देश्य है? यानी कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन में है जीव जंतुओं की रक्षा करने हेतु, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी में है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है जैव विविधता का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? जीव जंतुओं की रक्षा करना, प्राकृतिक संतुलन के बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण भी हमारा बनाए रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैव जंतुओं की रक्षा भी करना है हमें, ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक संतुलन भी बनाए रखना है हमें, है ना, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण भी हमें करना है, ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना है, ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई नहीं करना है ना। तो ये सब सारे ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था, किसका? जैव विविधता का संरक्षण का उद्देश्य था उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है चिपको आंदोलन, क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू? कह रहा है चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? चलिए बताइए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एसएसटी का भूगोल अगर आप चैप्टर 2 अच्छे से अगर पढ़े होंगे, या तो फिर मेरा जो लेक्चर वीडियो होगा इसमें, ठीक है, वो अगर पढ़े होंगे तो आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं लगेगा। हम उसको अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं कि चिपको आंदोलन क्या है, इनके संस्थापक कौन थे और ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये सारे हम थ्योरी वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है बिहार, ऑप्शन डी में है असम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से बच्चों? उत्तराखंड से, है ना, उत्तराखंड से। और चिपको आंदोलन जो है इसकी जो संस्थापक थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन बच्चों? सुंदरलाल, ओहो, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा किसके संस्थापक थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक थे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है भारत का एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? ठीक है,
एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? भारत में, ठीक है। भारत का एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हम लोग, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर ऑप्शन बी में है गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन सी में है सदरबंस पार्क। उसके बाद है रणथंभौर पार्क। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एक सींग वाला, भारत में एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है ना? एक सींग वाला कहाँ पाया जाता? चलिए बताइए। एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये जो है असम स्टेट में स्थित है। कहाँ? असम में है ना? असम जो है हम लोग का उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। चलो अगर मैप में हम लोग देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैप ऐसा बना रहे हैं इंडिया का। चलो कोशिश करते हैं। ओहो, छोड़ो, खैर मैप नहीं बन रहा है। आप लोग इतना याद रखिए कि असम में है, ठीक है। और असम में कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा बच्चों? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, और ये कौन सा स्टेट में स्थित है? तो ये असम स्टेट में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है भारत में? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किसके लिए स्थित है? टाइगर के लिए, एशियाटिक लायन के लिए, फिर एलिफेंट के लिए, या तो फिर रिहनों के लिए? क्या हो जाएगा? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट से। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाए आपका एशियाटिक लायन के लिए। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना? मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एशियाटिक लायन के लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है ना, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन इज फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए, कैमल के लिए, लायन के लिए, या फिर डियर के लिए? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर पूछ रहा है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन में क्या पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, सुंदरवन जो है यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर पेड़ पौधा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है, और डेल्टा क्षेत्र में ही छोटे छोटे वनस्पतियाँ पेड़ पौधे वहाँ पे उगते हैं। यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन कहने का मतलब है उनका जो पौधा होता है, मतलब कि पेड़ होता है, उसका पेड़ आधा पानी में डूबा हुआ रहेगा और आधा ऊपर रहेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बायोस्फीयर रिजर्वर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बायोस्फीयर, इसका उद्देश्य क्या है ना? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी में है पर्यटन, ऑप्शन सी में है खेती, और ऑप्शन डी में है उद्योग। तो इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है ना? बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता का संरक्षण के लिए हमें बायोस्फीयर यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो होता है उसको डेवलप करते हैं। मतलब कि जैव विविधता संरक्षण के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व का इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये डबल रिपीट हो गया क्या? एक सेकेंड, हाँ चलिए कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? कह रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेशन इन, कहाँ पे है नीलगिरी बायोस्फीयर? ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन सी उपरोक्त में से सभी। तो नीलगिरी कहाँ पे है बच्चों? अब देखिए मैप बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, नीलगिरी कहाँ है? ये वाला भाग आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको चलिए मोटा मोटे बना दिए हैं। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ है? नीलगिरी पर्वत इसको बोला जाता है। ठीक है ना, इस जगह पे है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है? इस जगह पे है, और इस जगह पे सारा स्टेट आता है। ठीक है, तमिलनाडु भी आता है, तमिलनाडु भी टच करता है इसका बॉर्डर, केरला भी टच करता है और कर्नाटका भी टच करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नीलगिरी आपका तमिलनाडु स्टेट में भी आता है, केरला में भी और कर्नाटका में भी आता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ठीक है, यानी कि भारत में वन जो है किस राज्य में सबसे अधिक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। इंग्लिश में है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा वन है? ऑप्शन नंबर में है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका पंजाब, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए बताइए भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य में वन पाया जाता है? जल्दी बताइए, भारत में सबसे अधिक वनों वाला स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में वन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कह रहा है भारत का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज। ठीक है, वनों का मतलब कि वनों का मुख्य कार्य क्या है? वन का मुख्य कार्य क्या हो सकता है, इसको पूछ रहा है ना। तो वन का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। यानी कि सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, वनों की संरक्षण करना। फिर बी में दिया है रेनफॉल रेगुलेशन, मतलब रेनफॉल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, या तो उसका जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको बांध के रखना। ठीक है,
ठीक है। रेनफॉल अगर जंगल होगा तो वहाँ रेनफॉल अधिक होगा, अगर जंगल नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा। उसका सी में है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जीव जंतु की संरक्षण करती है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनों का मुख्य कार्य क्या है? चलो बताइए। द मेन फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है रेनफॉल रेगुलेशन। ऑप्शन सी कह रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दिस, है ना। क्योंकि वनों का मुख्य कार्य सभी जगह, वन अगर हम लगाएंगे तो हमारा जो मिट्टी है वो सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। वो वहाँ से अपर्दन नहीं करने देगा वन की वजह से। उसके बाद है अगर हमारे पास वन है तो वन अगर है तो वनों के आसपास में या तो वन क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। वर्षा वहाँ पे अधिक इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकृत होते रहता है ना। वाष्पीकृत होकर के फिर ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर वहाँ पे वर्षा होती है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वहाँ पे बहुत सारा जीव जंतु को हम लोग रख सकते हैं या फिर रहते हैं वनों में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संयुक्त वन प्रबंधन JFM क्या है? व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, इसका मतलब क्या है? चलिए बताइए क्या है JFM का मतलब। पहला नंबर में बोल रहा है सरकार और जनता द्वारा वन संरक्षण, ठीक है। उसके बाद बी बोल रहा है केवल सरकार द्वारा। उसका सी कह रहा है केवल ग्रामीण द्वारा। उसके बाद डी कह रहा है निजी कंपनियों द्वारा। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छा से पढ़े होंगे या तो ऑप्शन जो है अच्छा से देख पा रहे हैं या तो पढ़ पा रहे होंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही निकल जा रहा है ना, ठीक है। कह रहा है संयुक्त वन प्रबंधन JFM क्या है? व्हाट इज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM क्या है इसका? क्या सिंगल व्यक्ति मतलब केवल सरकार द्वारा हो सकता है? नहीं, सरकार द्वारा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी उसको कर सकते हैं या तो फिर निजी कंपनी के भी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। वही कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र का भी लोगों द्वारा किया जाता है, फिर निजी कंपनियों द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ए हो जाएगा आपका सही, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन ए सही हो जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन ए आपका 18 का क्वेश्चन ए सही हो जाएगा, यानी कि सरकार और जनता द्वारा वन संरक्षण किया जाता है ना। जंगल कहाँ होता है? गाँवों में होता है। गाँव में कौन रहती है? जनता रहती है ना। ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकार और जनता द्वारा वन संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। कह रहा है भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? जैसे कि अभी हम जब हम रिजर्व टाइगर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉरी बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में जिक्र हम किए थे, ठीक है, जिक्र किए थे और बताए भी थे। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए और आंसर दीजिए। कह रहा है भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, है ना। मैंग्रोव वन क्या होता है बताएं हैं अभी। उसका तो क्या कह रहा है? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन, मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन जो है वो आपका समुद्र तटीय इलाका में देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ पे दलदलीय भूमि है समुद्री तटों के किनारे, उस जगह पे कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है ना। तो मैंग्रोव वन जो होता है ये कीचड़ में उगने वाला एक पौधा होता है, ठीक है, पेड़ होता है। और इसका जो पेड़ जो है बहुत अच्छा दिखने को मिलता है, सुंदर सुंदर होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुंदर वन
डेल्टा, मतलब कि सुंदर वन डेल्टा में है और सुंदरी वन कहा जाता है। मतलब अच्छा अच्छा वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो पेड़ होता है आधा पानी में डूबा हुआ रहता है इसका तना, और आधा जो है इसका तना पानी से ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में है सुंदर वन, ठीक है। उसके बाद बी में कह रहा है गिर, सी में कह रहा है नीलगिरी, फिर डी में कह रहा है काजीरंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बता दिए अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। क्या हो जाएगा बच्चों? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। ये कहाँ है सुंदरवन डेल्टा? ये सुंदरवन डेल्टा जो है ये हमारा भारत की एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल। क्या बोलते हैं वो? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? यानी कि वाई इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, क्यों आवश्यक है ना। वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमें क्यों आवश्यक है? चलिए बताइए, वन जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखना, क्या इसके लिए आवश्यक है, या फिर पर्यटन के लिए आवश्यक है, या फिर आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक है, या फिर उपरोक्त में से सभी? क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइएगा तब ना। कह रहा है वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? व्हाट इज वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए, या तो फिर पर्यटन के लिए, या तो फिर आर्थिक लाभ कमाने के लिए, या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमें परिस्थितिकी संतुलन भी बनाए रखना है, पर्यटन भी हमें करना है। जैसे कि आप लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं ना, जैसे कि कोई बायोडाइवर्सिटी पार्क चल गए, ठीक है। जैसे कि अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में आप लोग रांची का एक ज़िला है ओरमांझी, एक प्रखंड है ओरमांझी, वहाँ पे ओरमांझी पार्क खोला गया है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारा जानवर रखा जाता है, और रांची में बहुत सारा मतलब विभिन्न जगहों में है पार्क, ठीक है। तो वहाँ पे जीव जंतु को रखा जाता है। तो रांची जो है ओरमांझी ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोकारो जाइएगा तो बोकारो में नेहरू बायोडाइवर्सिटी पार्क है ना। तो वहाँ पे जो है वन्य जीव को संरक्षण दिया जाता है, मतलब कि जो जीव जंतु वनों में रहते हैं उनका अगर धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, ठीक है, या तो विलुप्त होने के कगार पे है, तो उसको पकड़ करके वहाँ पे ले जाता है, वहाँ पे रख के उनको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। कोई भी जीव जंतु उनको संरक्षण दिया जाता है। कहाँ? वन्य जीव अभ्यारण्य में, मतलब कि वन्य जीव आवश्यकता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमें पर्यटन भी करना है और आर्थिक लाभ भी कमाना है, ठीक है। आर्थिक लाभ कहने का मतलब है इनसे बहुत सारा वस्तुएं मिलती है, जैसे कि भेड़ से हमें क्या मिलते है? ऊन मिलती है। फिर आप लद्दाख में चल जाइए, एक बकरी होती है पश्मीना नाम की, तो वो बकरी से भी क्या हमें ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद याक है, याक से भी हमें ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। उसका जैसे कि हाथी हो गया, हाथी के दांत से कुछ बनाया जाता है सामान वगैरह। फिर गेंडा का जो सींग होता है उससे भी बनाया जाता है। फिर शेर का खाल होता है उससे भी बनाया, लेकिन ये सब इलीगल है। जैसे कि हाथी, शेर, बाघ को मारना क्या है? इलीगल है। अगर आप मारते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, या तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनसे हमें आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे कि अभी भेड़ बताएं, बकरी बताएं, याक बताएं, जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। फिर जिनसे हमें मांस प्राप्त होती है, उसका मांस को बेच के हम इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन, कब
लागू हुआ? कह रहा है भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर में है आपका 1992 में, ठीक है, 1985 में, 1997 में, 1973 में, फिर कह रहा है 2002 में। यानी कि 1992 में, 1985 में, या फिर 1973 में, या फिर 2002 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट। थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ख़राब है और तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सर्दी उर्दी पकड़ा हुआ है, इसलिए बार बार मेरा हाथ जो है नाक पे चला जा रहा है। चलिए बताइए, भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन, कब शुरू किया गया था? चलिए बताइए, क्या 1992 में, क्या 1985 में, या तो फिर 1973 में, या तो फिर 2002 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब शुरू किया गया था? 1992 और 1992 में हाथी परियोजना शुरू किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन संकटग्रस्त पक्षी है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा संकटग्रस्त पक्षी है? ठीक है, विच इज है बर्ड, ठीक है, माने कि निम्न में से कौन संकटग्रस्त पक्षी है? ऑप्शन में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन बी में है क्रो, ऑप्शन डी में है पिजन, फिर ऑप्शन डी में है सेप्राउ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन संकटग्रस्त में है, नाम से ही आप लोग को पता चल जा रहा है कि कौन सा पक्षी अधिक मात्रा में दिखने को मिलता है और कौन सा पक्षी नहीं दिखने को मिलता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि संकटग्रस्त पक्षियों के लिस्ट में कौन आता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23, वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? मेजर केसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? मेजर केसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन, यानी कि नगरीकरण के कारण। उसके बाद सी कह रहा है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के कारण, या कह रहा है कि कृषि क्षेत्र की विस्तार के कारण। उसके बाद कह रहा है सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के कारण। उसके बाद कह रहा है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? चलिए बताइए। पहला में है अर्बनाइजेशन, दूसरा में है एग्रीकल्चर और तीसरा में है इंडस्ट्रियल। तो कौन सी वजह है जिसके वजह से वनों की कटाई हो रही है? चलिए बताइए, बताइए बच्चों। कह रहा है वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? मेजर केसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कारण है? चलिए बताइए। क्या नगरीकरण के कारण वनों को काटते हैं, या फिर कृषि का विस्तार के कारण काटते हैं, या तो फिर हम लोग उद्योग खोलते हैं यानी कि इंडस्ट्रियल खोलते हैं उसके कारण, या तो फिर ये इनमें से सभी होगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। हम जो है वनों की कटाई का प्रमुख कारण जो है वनों की प्रमुख कटाई का कारण यही है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी कारण हैं जो कि वनों की कटाई का कारण बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? चलिए जानते हैं।
कह रहा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बना, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन कब बना। ऑप्शन नंबर बोल रहा है 1980 में, ऑप्शन बी बोल रहा है 1972 में, ऑप्शन सी बोल रहा है 1992 में, ऑप्शन डी 2000 में। यानी कि 1980 में, 1972 में, 1992 में या फिर 2000 में। क्या है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है। आप जीडी का एग्ज़ाम दो या तो फिर टीचर का एग्ज़ाम दो या तो किसी भी एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया में जितना भी एग्ज़ाम होता है सब में पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी आईएएस सब में। ठीक है, लेकिन इसका स्तर जो है हर एग्ज़ाम में अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है ये मुख्यतः आप विशेषकर ये फोकस आप लोग मतलब फोकस किए हैं कि 10th की जो बच्चे हैं जो मैट्रिक देने वाले हैं 2027 में, उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो पढ़ लिए हैं उसके लिए तो रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि आने वाली जितने भी वैकेंसी होगी 10th वाले बच्चे पास करके जाहिर सी बात है कि जीडी में जाएंगे, है ना, जीडी का फॉर्म वगैरह भरेंगे, पुलिस वगैरह बनेंगे, मतलब डिफेंस लाइन में जितना भी है सब में। तो डिफेंस लाइन में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है जीडी एसएससी वगैरह में। ठीक है, तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बना बच्चों। ये बना 1980 में। कब बना, 1980 में बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, इसका मतलब पहले समझिए। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है। ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं। ठीक है, जो आप लोग बोलते हैं ना, हम अरे भाई थोड़ा सा हॉटस्पॉट दे दो, मेरा डाटा ख़त्म हो गया, तो ये वाला हॉटस्पॉट नहीं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है, लेकिन ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है। या तो आप लोग बोलते हैं जो एक रोटी वगैरह डाल के रख के जो गर्म रहता है, रोटी रखने के लिए कटोरा मिलता है, उसको भी हॉटस्पॉट बोला जाता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट बता रहे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसको समझते हैं पहले कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। यानी कि समझिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा क्या है, पेड़ है ना, पेड़ है, फिर यहाँ पे बहुत सारा जीव जंतु रहते हैं ना, जीव जंतु रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारा जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक जंगल है ना, इस जंगल में बहुत सारा जीव जंतु रहते हैं और इनका जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये क्षेत्र एक बीच बराबर भागों में बांट गया। यहाँ किसी और प्रजाति का रहेंगे जीव जंतु और यहाँ किसी और प्रजाति का। जैसे कि छोटा प्रजाति एक साइड रहते हैं, फिर बड़ा प्रजाति के जो जीव हैं वो एक साइड रहते हैं, इस प्रकार से। और जब ये दोनों जोन सामने आपस में मिल जाता है, उसी जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉटस्पॉट बोलते हैं। समझ में आया क्या बोले सो। हम कहें, इसको देखो ध्यान से, हैं जो ग्राफ बना रहे हैं उसको देखो। ये हमारा कोई एक जंगल है। ठीक है, जंगल बना लिए, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, घास है, वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं। ठीक है, यानी कि जंगलों में कौन निवास करता है, जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, तो जंगलों में निवास करते हैं तो एक जीव तो नहीं रहेंगे ना, बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, किसी का जनसंख्या अधिक रहेगा, किसी का कम रहेगा। ठीक है, तो जब ये इनका क्षेत्र, जैसे कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र का जो एरिया जब आपस में कहीं पे एक जगह पे मिल जाता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट एरिया बोलते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से भी जंतु यहाँ पे आते हैं और यहाँ से भी यहाँ पे आते हैं, तो इस क्षेत्र में सभी प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलता है, इसीलिए इसको बोला गया हॉटस्पॉट, मतलब कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, फिर कह रहा है रेगिस्तान वाला क्षेत्र, फिर कह रहा है नदी वाला क्षेत्र,
या फिर डी पर्वत वाला क्षेत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस क्षेत्र में अधिक जैव विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र में ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। हम अभी इस ग्राफ के माध्यम से बताए ना, यहाँ भी जीव जंतु रह रहे हैं और यहाँ भी, ठीक है। जब इसके आसपास में दोनों जीव जंतु आ जाएंगे तो इनकी जनसंख्या जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्या कह रहा है 26, निम्न में से कौन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। विच इज नॉट ए प्रोटेक्ट एरिया, यानी कि संरक्षित नहीं है। ऑप्शन ए में है नेशनल पार्क, ऑप्शन बी में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी में है बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी में है मेट्रो सिटी। कौन सा क्षेत्र जो है वो सुरक्षित नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और इसके बाद 4 क्वेश्चन है और हम लोग का क्लास जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है। विच इज नॉट ए प्रोटेक्ट एरिया, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, चलिए बताइए। कह रहा है नेशनल पार्क क्या सुरक्षित नहीं है, फिर कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या सुरक्षित नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित नहीं है, या तो फिर मेट्रो सिटी सुरक्षित नहीं है। इन सभी को तो हम अभी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, पीछे जो अभी हम लोग क्लास किए हैं, ठीक है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ें। तो नेशनल पार्क में क्या रखा जाता है, जीव जंतुओं को रखा जाता है ना। फिर हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब कि जैविक उद्यान जहाँ पे जीव जंतु को रखा जाता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च वगैरह किया जाता है और उनको रखने के लिए स्थान खोला जाता है। तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। ये तो संरक्षित यहाँ पे तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मेट्रो सिटी। जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाया जाता है उस क्षेत्र को मेट्रो सिटी कहा जाता है। तो ये जो है मेट्रो सिटी ये संरक्षित नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, वन्य जीवों के संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है बच्चों, वन्य जीवों के संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है ना। हु प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, चलिए बताइए। कह रहा है हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्या हो जाएगा इसका, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा गवर्नमेंट, फिर है लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटीज़ यानी कि आम जनता, ठीक है। ये हो गया सरकार, चलो हिंदी में लिख देते हैं ना तो हिंदी वाले बच्चे घुसा जाएंगे, सरकार, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जनता, मतलब कि आम आदमी, ठीक है। उसके बाद है एक संस्था है एनजीओ, ठीक है, इसको एनजीओ ही रहने देते हैं, या तो फिर ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, सॉरी लीक हो गया क्वेश्चन, क्या हमको तो लग रहा है ऐसा ही, क्या हो जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ये सब चारों का तीनों का महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरकार भी वन्य जीवों का संरक्षण करती है और लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो भी करता है, मतलब लोकल कम्युनिटी आम जनता जो जंगलों के आसपास में रहता है उनका भी भागीदारी होते हैं, और एनजीओ एक कंपनी संस्था है इनका भी भागीदारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ये तीनों हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाक से दे देंगे आँख मूंद के, है ना। कह रहा है व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन मतलब चलिए, ऑप्शन डी में दिया है लेपर्ड, ऑप्शन सी में दिया है एलिफेंट, ऑप्शन बी में दिया है लायन, ऑप्शन ए में दिया है टाइगर। तो क्या हो जाएगा,
व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? मतलब कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन बचेगा और ये क्लास समाप्त हो जाएगा। बोर तो नहीं ना लग रहा है? क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी क्लास लेना पड़ रहा है। फिर भी थोड़ा सा मेरा आवाज़ से पता चल रहा होगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है सारी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसके बाद। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है जीव विविधता को सबसे बड़ा खतरा किससे है? यानी कि द बिगेस्ट देयर टू बायोडाइवर्सिटी इज, क्या हो जाएगा? खतरा सबसे ज़्यादा किससे है जैव विविधता का? हैबिटेट लॉस से, फिर फ्लड से, फिर अर्थक्वेक से, या फिर कोल्ड वाटर से? क्या हो जाएगा? कोल्ड वाटर से। क्या हो जाएगा? जीव विविधता को सबसे बड़ा खतरा किससे है? जीव को सबसे बड़ा किससे खतरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन लीक हो गया ना, इसका आंसर हो जाएगा हैबिटेटल लॉस से। क्या हो जाएगा? हैबिटेटल लॉस से। ठीक है, ये फ्लड से कोई नुकसान नहीं होगा, फ्लड से जो जिसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं, अर्थक्वेक से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, फिर कोल्ड वाटर से भी कोई प्रभाव नहीं मिलता है। क्या बाढ़ सब जगह आती है? नहीं आती है बाढ़ सब जगह। अर्थक्वेक आती है क्या? सब जगह नहीं आती है। ठीक है, आती भी है तो अर्थक्वेक से हमें जंगलों में जहाँ बायोडाइवर्सिटी रहता है, जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता है उतना। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बना रहता है, वहाँ पे लोगों को खतरा होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को गिरने का खतरा रहता है। उसके बाद है कोल्ड वाटर। अगर पानी अगर ठंडा नहीं है तो उसे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जानवर पी लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हैबिटेट लॉस से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वन एवं वन्य जीव संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? यानी कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? कह रहा है वन एवं वन्य जीव संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय क्या बोल रहा है बच्चों? सबसे अच्छा उपाय, है ना, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। चलिए, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर में है एफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज। ठीक है, मतलब कि सतत विकास का बात बोल रहा है। बी में कह रहा है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसका बाद सी कह रहा है एक्सेसिव माइनिंग। ठीक है, उसका बाद कह रहा है आपका डी कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। कह रहा है वन एवं वन्य जीव संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का जो है ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का MCQ जो होता है ये समाप्त हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन जो अभी हम आप लोगों को बताएं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने वाली है इस चैप्टर से। ठीक है, जो इस चैप्टर से हमने 30 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, इससे एक या दो नहीं 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारा सीरीज। और अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो इसका जो हम थ्योरी पढ़ाए हैं, आप लोग थ्योरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर थ्योरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कंसेप्ट जहाँ क्लियर हो जाएगा तो आप लोग जो है आप लोग को मतलब कि जो यहाँ ऑप्शन देता है, ऑप्शन क्लिक करने में आसानी होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और आप लोग अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। धन्यवाद। पीछे बंद कर दीजिए सर।